हेलो क्लास 12th आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज के साथ। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स। तो पिछले में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वर्सेस प्योर साइंस। तो इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्योर साइंस में क्या मतलब अंतर है और कौन ज्यादा मतलब बढ़िया है। तो बढ़िया तो खैर अपना मैनेजमेंट ही रहेगा बिजनेस का। तो बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं एंड डायनेमिक नेचर के लिए हैं, बिकॉज वो ह्यूमन बेस्ड रिसर्च पे ये बनाया गया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डायनामिक होता है। तो आ जाते हैं हम अपने सेकंड पे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोगों को बताया गया है कि ये हमें गाइडलाइंस और ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ये बोला गया है। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो है मैनेजमेंट की टेक्निक, बिकॉज इसमें हम लोग सोच रहे होते हैं एंड मैनेजमेंट टेक्निक में हम वो चीज कर रहे होते हैं। कौन सी टेक्निक से करना है, पहले सबसे अच्छा वाला प्लान ढूंढेंगे और बाकी सब प्लान्स को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद सब कुछ होता है। तो टेक्निक में हम लोग वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा काम एफिशिएंटली और एफिशिएंसी के साथ हो। तो ये आ जाता है इन दोनों में डिफरेंस। अब आप लोग आई थिंक लिख सकते हैं। एंड लास्ट में हमारा आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। तो भाई वैल्यूज जहां भी आपको लिखा दिख जाए बिजनेस स्टडीज में, वहां समझ लेना वहां ना किसी पैसे की बात हो रही है ना इकोनॉमी की बात हो रही है, वहां बात हो रही है केवल एक डिसिप्लिन की, केवल एक डिसिप्लिन की बात हो रही है केवल। वैल्यूज आप मतलब ऐसे कह सकते हो कि आप में कितनी वैल्यूज हैं, जिसका दूसरा नाम ये भी है मोरल वैल्यूज। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है पैसे से रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड, ये केवल एक डिसिप्लिन का वो है पार्ट ऑफ व्यू, ये केवल एक डिसिप्लिन का पार्ट है। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हम लोग प्लान्स देखते हैं, वैल्यूएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं पूरी अपनी। तो यही आ जाते हैं इसमें डिफरेंसेस। आइए आगे बढ़ते हैं एंड हम इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब क्या जरूरत है हमें मैनेजमेंट की। तो पहली जरूरत है इनसाइट इनटू रियलिटी। जो भी हमारी प्लानिंग हुई है, जो भी हमने काम किया है, इन लॉ को, इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके उनको रियलिटी में लाना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल्स की। एंड सेकंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज जो भी हैं आपके, जैसे कि वो एफ.डब्ल्यू. टेलर बहुत ज्यादा लोअर लेवल के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि जो प्रिंसिपल हैं अगर उन्हें सही तरीके से यूज किया जाए तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में आपका मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा एंड आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये बताया गया है कि आप अगर इन प्रिंसिपल को यूज करोगे तो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सही जगह हर जगह यूटिलाइज हो जाएंगे आपके। तो अब आ जाते हैं, जब ये दोनों हो चुके हैं, साइंटिफिक डिसीजन। तो अगर आप प्रिंसिपल को पढ़ते हो, उनके बारे में स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, तो फिर आपके जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल ही रियल होंगे, आपका कोई भी घाटा नहीं होगा, साइंटिफिक होंगे, मतलब वो सही होंगे हमेशा, बिकॉज साइंस तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दैट्स वाई साइंटिफिक डिसीजन भी इसमें आता है। अब आप लोग कहोगे कि अब हमारे जो मैनेजमेंट है वो तो डायनेमिक है, तो मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जो इसमें जो डिसीजंस हैं वो तो साइंटिफिक है ना, 90% डिसीजन है वो तो साइंटिफिक है क्योंकि वो पहले से ही लिए जा चुके हैं। दैट्स वाई ये हमारा बोला गया, ये भी हो जाता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात करते हैं हमारे एथिक्स की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मैंने आपको पहले बताया, जहां पर ये सोशल वर्ड आ जाए वहां मतलब सोसाइटी की बात हो रही है। आप सोसाइटी को अच्छी एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो क्या, आप एयर पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हो क्या, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो कर रहे हो ना अपनी सोसाइटी के लिए, तो वो उसमें आ जाता है। एंड इन प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी सोसाइटी भी खुश रहेगी, इसमें ये बताया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अगर आप इन सबको करते हो, इन सब चीजों को, तो उसके बाद आपका जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है वो आपको पूरी तरीके से मिल जाती है, बिकॉज इंसान जब चीजों को प्रैक्टिकली करता है तभी वो किसी चीज को सीखता है। दैट्स वाई इसमें ये लिखा गया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको आ जाती है, उसकी एजुकेशन आपको मिल जाती है अपने आप जब आप इस चीज को अप्लाई करते हो। तो अब हमारा सबसे ज्यादा मेन टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए किसने हैं। जितने भी टेक्निक्स हैं और ये जितने भी प्रिंसिपल हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो दिए किसने। तो बच्चों ये दो लोगों ने दिए हैं, एक तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एंड दूसरे हैं हेनरी फेयर। तो अभी बात कर लेते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। इनका जन्म 1856 में हुआ था एंड इनकी डेथ हुई थी 1995 में। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये साइंस पे ज्यादा ध्यान देते थे, नॉट रूल ऑफ थंब, जैसा कि यहां पर भी लिखा है। इसका मतलब हुआ ये साइंटिफिक तरीकों से जो इन्होंने पहले ही लगा के देखी हैं ये उसी पे काम करते हैं एंड जो पहले से बताई गई हैं उन पे ये काम करते हैं कि बिकॉज इसी से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है एक
फर्म का। तो अब आते हैं कि इनका बॉर्न हो, ये ध्यान रखना भाई, इनका जन्म हुआ था इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था इनका जन्म। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्हें इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज ये जो लोअर लेवल पे जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, उन पे ये ज्यादा ध्यान देते थे। दैट्स व्हाई इन्होंने 8 बॉस खड़े कर दिए थे एक एम्प्लॉय के ऊपर। तो आप सोचिए कितना साइंटिफिक मैनेजमेंट इनका नाम क्यों है। तो अब प्रिंसिपल में पहले आ जाते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी ये इसमें ये कहना चाहते हैं कि साइंस को फॉलो करो, नॉट रूल ऑफ थंब, जो कि मन में आया वो कर दिया। बिकॉज अगर ऐसा करोगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा रिसोर्स का, एंड रिसोर्स बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे। दैट्स व्हाई हम लोगों को साइंस पे जो पहले ही रूल्स बना दिए गए हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया गया है पहले से ही, टेक्निक्स जो बनाई गई हैं उन पे अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। इसीलिए इसमें बोला गया है साइंस को फॉलो करो, अपने जो अपना आपका मन कहता है नॉट रूल ऑफ थंब, उसे फॉलो मत करो। एंड सेकंड हमारा आ जाता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें इन्होंने बोला गया है कि एक बॉस को और एक एम्प्लॉय को दोनों के बीच में हार्मोनीहीन भावना, प्यार की भावना होनी चाहिए। बिकॉज इसी से हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है एक फर्म की वो हो पाएगी। बिकॉज अगर मैंने भी बोला कि भाई अगर मैं एम्प्लॉय हूं किसी का, मैंने बोला बॉस तो बहुत गंदा है, मुझे सैलरी नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता, एंड बॉस ने बोला ये कोई काम नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, तो फिर वो फर्म कभी चल नहीं पाएगी एंड बर्बाद हो जाएंगे सब। दैट्स वाई हम लोगों को अपने सबके बीच में हार्मोनी लानी है एक दूसरे के बीच में, एंड डिस्कॉर्ड को खत्म करना। थर्ड पे हमारा आ जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भाई ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं CHOTA छोटा लिख देता हूं, XDED। आई नो राइटिंग बहुत ज्यादा बुरी है, समझ लेना भाई से। तो पहले आ जाता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये छोटा उसका वर्जन है, बट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये उसका बड़ा एक वर्जन है। तो इसमें कहते हैं कि कॉपरेट करके चलना है अपने एम्प्लॉयज के साथ। इसमें बताया गया था कि प्यार की भावना होनी चाहिए, बट इसमें यह बोला गया है दैट अगर कोई एम्प्लॉय किसी दिन नहीं आया तो भाई बॉस को खड़े खड़े देखना नहीं है, उसकी जगह पे काम करना है, उसे जाके खड़े खड़े देखना नहीं है कि तो ओवरऑल लॉस ही होगा एक फर्म का। दैट्स वाई हम लोगों को जो कॉपरेट करके चलना है अपने उनके साथ, एंड उन्हें छुट्टियां भी देनी है, कॉपरेट करके चलना है। एंड अगर उनकी छुट्टियां ज्यादा हो जाती हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है किसी एम्प्लॉय पे, तो आपको कॉपरेट करना है एंड उसकी जगह जाके काम करना है आपको। तो भाई ये इसका छोटा वर्जन है, एंड ये उसी का हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड लास्ट पे आ जाता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। बट ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये है टेक्निक। इसमें जो वो बोलते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप की आप एक एम्प्लॉय के ऊपर जितने ज्यादा बॉस रखेंगे, एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 बॉस इन्होंने बताए हैं, अगर आप उन्हें रखोगे तो ओवरऑल आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं कभी। वो 8 बॉस कौन से हैं अभी आपको बताता हूं। हम लोग आ जाते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के पास। तो भाई ये टेक्निक है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, प्लीज ये फिर से याद रखना, जो कि FW टेलर के द्वारा बताई गई है। इसमें ये बताया गया ही कि जो मैंने आपको पहले बताया कि एक वर्कर और एक लेबर के ऊपर 8 बॉस खड़े कर दिए थे FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, तो वो कौन है और क्या है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बॉसेस को। सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज में 4 आ जाते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। बाद में आ जाता है प्रोडक्शन इंचार्ज में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ याद करने की टेक्निक है डर्टी सर्जी। ये वाई को भूल जाना भाई, ये बस याद रखना डर्टी सर्जी। डेड सर्जी भी याद रख सकते हो, बट डर्टी सर्जी ज्यादा सही से याद रखता है। तो अब आपको ट्रिक भी बता दी याद करने की, सही याद करके चले जाना। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर FW टेलर के बारे में सवाल पूछा तो आना ही इस टॉपिक से है क्वेश्चन। तो भाई इस पे स्टार मार्क कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं रूट क्लर्क पे। प्लानिंग इंचार्ज में रूट क्लर्क, इसका काम होता है प्लानिंग करना, एक रूट बनाना कि हम कहां से करेंगे, क्या काम होगा, किस रूट से हम जाएंगे, कौन से प्लान से हम वो काम को करेंगे, इसका वो है बताना, इसका काम है वो बताना। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये देखता है कि जो लेबर्स हैं वो सही से जो हमारी पॉलिसीज हैं और डिसिप्लिन है उसे सही से वो लोग सही कर रहे हैं या नहीं, वो लोग पॉलिसीज के द्वारा चल रहे हैं या नहीं, कोई भी भाई बीड़ी तो नहीं फूंक रहा है इधर उधर, वही सब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम वो है। एंड बाद में आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम सेट करता है लेबर्स के लिए कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए एंड इतने कॉस्ट में हो जाना चाहिए। तो इसे एक तरह से कहना भी चाहिए कि एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट क्लर्क, अगर इसे बोला जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं टाइम एंड कॉस्ट। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है
कि चीजें सही टाइम पे हों और सही कॉस्ट पे हों, वेस्टेज ना हो किसी चीज की। Then उसके बाद आता है डिसिप्लिनेरियन, जो जिसका काम है डिसिप्लिन चेक करना। इसके तो नाम में ही डिसिप्लिन है, मतलब इसका काम है डिसिप्लिन चेक करना, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है किसी के साथ। एंड इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसमें भी 4 हैं। सबसे पहला आता है गैंग बॉस, जो पूरे गैंग का बॉस होगा। अगर किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को भाई कहीं से माल उठवाना है, कहीं कुछ करना है, तो वो ये काम करता है। ये पूरे यहाँ का बॉस है, सबका बॉस है, ये सबसे ज्यादा सुपीरियर है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये सबसे ज्यादा सुपीरियर है। एंड उसके बाद आता है स्पीड बॉस, ये देखता है कि काम जितनी जल्दी हो सके उतना बेस्ट है। ये देखता है कि काम कैसे वर्कर जल्दी कर पाएंगे, एंड उन्हें वो बताता है कि काम ऐसे करो तो जल्दी होगा। एंड इसके बाद आता है रिपेयर बॉस, अगर कोई भी मशीन खराब हो गई बीच में कोई भी, तो भाई प्रोडक्शन कैसे होगा। दैट्स वाई रिपेयर बॉस का काम है, अगर कोई भी चीज खराब हो गई या कोई टूल इधर से उधर चला गया, तो उसे फिर से सही कैसे करना है और फिर से मंगवाना कैसे है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर, जो कि क्वालिटी इंस्पेक्ट करता है कि क्वालिटी जो यूज हो रही है मटेरियल की वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर क्वालिटी सही नहीं होगी तो इस पे प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इसमें। एंड इन सबके नीचे आते हैं वर्कर, जैसा कि मैंने लिखा है। अब चलते हैं भाई हेनरी फेयोल की तरफ। भाई अब आ जाते हैं हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल की तरफ। इन्होंने भाई इतने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको टेक्निक बता देता हूं इसकी, इसे लर्न करने की। पेप्सी पीसेस रू, अगर आप इसे याद कर लोगे पेप्सी पीसेस रू, तो इसमें सब आ जाएंगे एंड आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं हेनरी फेयोल के। एंड मैं आपको ये बता दूं, ये ज्यादा ध्यान देते थे टॉप लेवल पे एंड मिडिल लेवल पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। पहले इन्होंने बोला है कि जो वर्क हो आपका उसे आप सही से डिवाइड करो, सही जगह डिवाइड करो। मतलब किसी, अगर मुझे एडिटिंग आती है तो मुझे एडिटिंग की टीम में रखो, अगर फोटो खींचने की टीम में रखोगे तो मैं वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें ये बताया गया है। तो सेकंड में आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई सबसे पहले आप जान लो, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब इसमें हेनरी फेयोल ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को अथॉरिटी मतलब पावर दी है तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो भाई, वरना वो तो उस चीज का गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए इसमें बोला गया अगर आप किसी को पावर देते हो तो उसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, वरना वो गलत इस्तेमाल करेगा भाई। सेकंड में अपना थर्ड में आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सही से होना चाहिए हर लेवल पे, टॉप मिडिल लोअर जहां पर भी हो, हमेशा डिसिप्लिन में ही सबको रहना चाहिए अगर आप वेलफेयर चाहते हो अपनी फर्म का। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। भाई यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं बता देता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड में ये बोला जाता है कि आप एक ही इंसान से कमांड लोगे, हर किसी से नहीं। बिकॉज अगर एक उसमें 2 बॉस हैं, मान लेते हैं टॉप लेवल में 2 बॉस हैं, तो भाई अब मिडिल लेवल वाला क्या दोनों की बात सुन लेगा एक बार में? ऐसा तो नहीं है ना, एक ही की बात सुनेगा। एंड अगर दोनों ने एक साथ काम दे दिया उसे, तो क्या करेगा? इसका करो तो ये गुस्सा, इसका करो तो ये गुस्सा, क्योंकि एक दूसरे का हो नहीं पाएगा। तो भाई इसमें बोला गया है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से काम मिलना चाहिए, इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। एंड सेकंड पे आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमें कोऑर्डिनेशन बताया गया है कि हम लोगों को अपना जो भी कुछ है, हमारा जो गोल है उसकी तरफ हमें हमेशा रहना है, उसकी तरफ हमें। एंड एक डायरेक्टर का भी ये वो होता है बहुत बड़ा कर्तव्य कि वो डायरेक्शन देता रहे, लोगों को बताता रहे कि हमारा गोल ये है, तो इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एंड इसके बाद आता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं किसी से सामान लेने गया एंड मेरे बॉस ने बोला यहाँ से सामान लेना, पर मैंने किसी और से लिया क्योंकि भाई बातचीत बन जाएगी, मेरी यारी दोस्ती हो जाएगी। तो बट वो जो मैंने बोला यारी दोस्ती हो जाएगी, मैंने उससे सामान लिया, उसने दिया रॉ मटेरियल बहुत ही बुरी क्वालिटी का, एकदम चीप दे दिया, जिससे प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन के बाद जो उसमें आया निकल के भाई वो बहुत ही बुरा था। तो भाई मैं अपनी नौकरी से भी जाऊंगा, सब कुछ जाएगा मेरा, एंड ओवरऑल फर्म का नुकसान तो होगा ही। तो इसमें बोला गया है एक जो एम्प्लॉय होता है उसका जनरल इंटरेस्ट अपने से हटके पूरे उसका होना चाहिए, एक फर्म का, अपने ऊपर नहीं केवल। इसके बाद आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब एक एम्प्लॉय को आप उसके जितना वो है उसका हकदार, उसके उतने ही पैसे दो। अगर ज्यादा दोगे तो दिक्कत है, एंड अगर कम दोगे तो दिक्कत है, क्योंकि वो चला जाएगा। एंड इसीलिए इसमें स्टाफिंग में इसमें बहुत ज्यादा बात की गई है इस मुद्दे पर कि एक इंसान को कितनी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। एंड इसमें ये हेनरी फेयोल भी ये बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो पहले ही देख लो कि वो आपके लेवल का हो। एंड इसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये है A B C D E। तो ये है कि A हमारा आ जाता है टॉप लेवल में, B आ जाता है हमारा मिडिल में, एंड C आ जाता है लोअर लेवल पे। तो भाई अब स्केलर चेन ये कहती है कि
अगर सी को कोई भी जरूरी बात हो, ऊपर तक पहुंचानी है बात, तो पहले बी को बताना पड़ेगा, उसके बाद बी ए को बताएगा। बट अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हुई, इतना नहीं रुक सकते हैं, तो इस चेन को तोड़ा भी जा सकता है। इसे कहते हैं, अगर इस चेन को तोड़ा गया तो इसे कहते हैं गैंग प्लैंक, GANGPLANK, इसे कहते हैं गैंग प्लैंक, अगर इस स्केलर चेन को तोड़ा गया तो किसी जरूरी उसमें। एंड उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर दो, इसका मतलब ये है कि कोई जो चीज है, जैसे कोई सामान है, तो वो अपनी जगह पर रखा होना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उसे ढूंढने में। तो हर चीज का एक ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए जहां पर वो रखा हो एंड उसे लोग ले पाए बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। एंड उसके बाद आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक फर्म में ना तो पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ना डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अब कैसे? सेंट्रलाइजेशन मतलब केवल टॉप लेवल पूरे उसको कर रहा है, मतलब बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है उसमें। बट डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि फर्म अपने भाई टॉप लेवल अपने हद तक का बना रहा है, मिडिल लेवल अपने हद तक के बना रहा है, एंड लोअर लेवल जो उसे मजा आ रहा है वो चीज कर रहा है। तो एक फर्म में 50% सेंट्रलाइजेशन एंड 50% डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए अगर एक फर्म ग्रो करना चाहती है तो। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कास्ट रिलीजन के तौर पे लोगों को नहीं बंटना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है, इसमें इस चीज की बात कही गई है। बिकॉज अगर इक्विटी नहीं होगी तो कोई भी फर्म कभी ग्रो कर ही नहीं सकती है, भगवान को भी बुरा लगेगा यार। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। इसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉय को जब आप हायर कर लो, पूरी स्टाफिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद बढ़िया देख के आप उसे हायर कर लो, तो उसे एक लेवल पे और एक जगह रखो बहुत दिनों तक। ज्यादा उन्हें घिसाओ पिटाओ मत, एकदम प्रमोशन कर दिया एक जगह एकदम निकाल दिया किसी को, ऐसा बिल्कुल मत करो वरना दिक्कत होगा। ये भी हो जाता है हमारा। इसके बाद आता है एस्पिरिट डी कॉप्स। इसका सीधा सीधा मतलब है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट होनी चाहिए सब में अपने गोल के लिए। उसके बाद तो भाई सब हो जाता है, आई थिंक सब कंप्लीट हो गया हमारा, यही था। एंड इसके बाद एक छोटी सी चीज है वो मैं आपको और बता देता हूँ। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, जिसका नाम है वर्क स्टडी। एंड मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक मैनेजर को और एक टॉप लेवल के बंदे को इस चीज के बारे में पता होना, इन सब के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब के बारे में नहीं पता होगा तो फर्म को वो ज्यादा अच्छे से नहीं चला पाएगा। सबसे पहला आता है वर्क स्टडी में, सबसे पहला टाइम स्टडी। तो इसमें टाइम स्टडी होनी चाहिए कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं लोग, एंड अगर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन को इंसान करता है तो उसे इंसेंटिव भी मिलने चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए उसका एक एवरेज इंसान से। तो इसमें जो कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ेगा एंड लोगों को अच्छा भी लगेगा कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा भी मिल रहा है। तो इसमें ये होता है। उसके बाद आता है मेथड स्टडी। कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? जैसे कि प्लानिंग में आपको पता है सारे प्लान्स देखो, फिर इवेल्युएट करो, फिर जो बेस्ट वाला है उसे इंप्लीमेंट करो। इसमें भी बिल्कुल वही है, मेथड स्टडी करो सबसे बढ़िया, एंड उसके बाद जो है अलग अलग है उसे हटा दो, जो सबसे बेस्ट वाला है उसे इंप्लीमेंट करो, बाद में फॉलो अप द एक्शन। उसके बाद मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में आपका जैसे मैं कोई एम्प्लॉय हूं, मैं कहीं भाई लड़की से बात तो करने नहीं जा रहा हूं या किसी लड़के से बात तो नहीं करने जा रहा हूं, या फिर मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूं बार बार जाके, अपने काम में तो बिजी हूं ना मैं, क्योंकि एक जो काम है भाई उसी में लगा होना चाहिए एक एम्प्लॉय को। तो इसमें ये उसकी बात होती है। मोशन स्टडी करना है मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है अपने एम्प्लॉय पे निगरानी रखना। उसके बाद आता है फटीग स्टडी। इसमें हम लोग पता करते हैं कि इंसान को कब रेस्ट देना चाहिए एंड कितना रेस्ट देना चाहिए। बिकॉज ह्यूमन का भाई यही है कि हमेशा थकता तो है ही ना, कोई भी काम करेगा तो वो थकेगा, उस थकने को ही फटीग कहते हैं। एंड फटीग को पढ़ने का कि मतलब कितने टाइम में कितना इंसान थकेगा एंड उसे कितने टाइम का रेस्ट देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, ये सब आता है फटीग स्टडी में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मिलता हूँ ऐसे ही आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।